नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं हमारी, बहुत मेहनत करके हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ाया था आपको। अभी तक हम सविनय आंदोलन लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था आपको, तो जिसमें गांधी जी अपनी नमक यात्रा करते हैं, जो दांडी से लेकर जो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक जाती है। 240 मील की यात्रा उन्होंने की और उस यात्रा के दौरान 78 अनुयायियों को साथ लेकर चले थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए और लाखों लोगों की एक भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई। 24 दिन की यात्रा करने के पश्चात जब वो दांडी पहुँचे, दांडी पहुँचकर उन्होंने पानी उबालकर जो है नमक बनाया और नमक बनाकर ही उन्होंने सविनय अवज्ञा की शुरुआत की। इस आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन उस समय लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया। शुरुआत जब इसकी हुई तो बहुत अच्छे से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया और सभी समुदाय के लोग इससे जुड़ रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब 1931 में जब गांधी इरविन का समझौता हुआ और उस समझौते के तहत दूसरी गोलमेज सम्मेलन में यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जब लंदन में, तो जब गांधी जी लंदन में गए उस समय इन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया। और जब ये आंदोलन बिना लगान के वापस हुए, जब ये आंदोलन बंद हो गया तो बहुत सारे किसान समुदाय के लोग, जैसे पाटीदार समुदाय थे, जैसे जाट समुदाय के लोग थे, गुजरात के पाटीदार और उत्तर भारत में जाट समुदाय ने और किसानों के दूसरे अन्य वर्गों ने भी इसका बहुत बड़े स्तर पर क्या किया, विरोध किया। और जब 1932 में जब गांधी जी की मांगें पूरी नहीं हुई वहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो जब गांधी जी भारत वापस आए और 1932 में जब इन्होंने दोबारा इस आंदोलन की शुरुआत की, तो उस शुरुआत में फिर लोगों ने उतना इंटरेस्ट या उतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी कि शुरुआत में दिखाई गई थी। बहुत सारे लोगों ने तो इसमें भाग लेने से भी मना कर दिया। पाटीदार समाज, जाट समाज और किसानों के अन्य समुदायों ने इसमें भाग लेने से भी मना कर दिया, क्योंकि बहुत लोगों को निराशा हुई, क्योंकि लगान की वापसी हुई नहीं। देखिए, जिस कार्य के लिए उन लोगों ने इसका विरोध किया था, यानी कि बढ़े हुए जो लगान थे, वो चाहते थे, किसान समुदाय चाहता था कि जो बढ़े हुए लगान है वो लगान को वापस किया जाए। लेकिन जब उसको बिना लगान को वापस किए ही इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, तो क्या हुआ, इन लोगों को बड़ी निराशा हुई, जिसके वजह से 1932 में जब दोबारा शुरुआत हुई इसकी, तो किसी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया या बहुत कम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आगे चलते हैं। कांग्रेस का भाड़ा विरोधी आंदोलन में सक्रिय ना होना। अगर हम यहाँ बात करें तो हम देखते हैं कि जो भाड़ा विरोधी आंदोलन हुआ था तो उसमें गरीब जो तबके के लोग थे, किसान थे या मजदूर थे, उन लोगों ने अमीर लोग, क्योंकि देखिए पता है क्या हो रहा था, ये आंदोलन हो रहा था अमीर लोगों के लिए, और बहुत सारे अमीर जो लोग थे वो भारतीय कांग्रेस के सदस्य थे। तो कांग्रेस के लोगों ने उन्हीं के डर से क्या है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो किसान वर्ग था या जो मजदूर वर्ग था वो धीरे धीरे क्या हुआ, इस आंदोलन से अलग होता चला गया, कांग्रेस से अलग होता चला गया, क्योंकि उनका मोह भंग हो गया, क्योंकि उनके भाड़ा विरोधी आंदोलन में वो सक्रिय नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं अच्छे से। फिर चलते हैं। आप सभी जानते हैं जैसे 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला, और प्रथम विश्व युद्ध आप सबको पता है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ था। तो उस युद्ध के दौरान भारत के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे या बहुत सारे उद्योगपति थे जिन्होंने बहुत मुनाफा कमाया था, और उस मुनाफे को कमाने की वजह से ही उन्होंने अपने कुछ संगठन भी बनाए। जैसे कि अगर हम बात करें 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल कांग्रेस नाम का एक संगठन बना। 1927 में उन्होंने फिक्की नाम का एक संगठन बनाया, जिसको बोला जाता था भारतीय वाणिज्य ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको फिक्की बोला जाता है, जो आज भी काम करता है। ऐसे संगठन बनाए, और इन संगठनों की वजह से ही जब ये संगठन बनने शुरू हुए तो जो उद्योगपति वर्ग था उनका क्या हुआ, उनका लामबंद होना शुरू हो गया, वो एकीकरण होना उनका शुरू हो गया। और इन सभी लोगों ने क्या किया, एक आवाज़ उठाई, भारतीय औपनिवेशिक जो संस्थाएं थी जिनका नियंत्रण था भारतीय अर्थव्यवस्था पर, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। जैसे पुरुषोत्तम दास जी थे, जैसे ठाकुर दास जी थे, जैसे जीडी बिरला थे, और ऐसे अन्य बहुत सारे उद्योगपति थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक जो नियंत्रण था उसका विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी विरोध किया कि जो वस्तुएं दूसरे देशों से आयात हो करके हम लोग बेच रहे थे, इस चीज़ का भी उन्होंने विरोध किया। जो आयातित वस्तुएं थी उनको बेचने से और खरीदने से दोनों से इनकार कर दिया। जो आयातित वस्तुएं थी उनको खरीदने और बेचने से इन्होंने कर दिया इनकार। उसके बाद 1930 में अगर हम बात करें, 1930 में जो है रेलवे के जो बहुत सारे कर्मचारी थे उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर क्या किया था,
उन्होंने भी हड़ताल करनी शुरू कर दी थी। 1932 में जो गोदी कामगार थे उन्होंने भी हड़ताल करनी शुरू कर दी थी। और उसी समय पर 1930 में छोटा नागपुर में जो खनन का कार्य किया जाता था, चाहे वो कोयला खनन की बात होती है, चाहे वो टीन खनन की, मतलब जो लोहायस्क थे उनको निकालने के लिए जो खदान का कार्य किया जाता था, तो बहुत सारे मजदूरों ने उसको करने से भी मना कर दिया और हड़ताल करने लगे। और इवन हड़ताल ही नहीं, उन्होंने गांधी जी की टोपियां पहनकर इसका विरोध किया और विरोध प्रदर्शन में अपना सक्रिय भूमिका निभाई। बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा था, लोग इस तरह से ले रहे थे। महिलाओं ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाओं ने, देखिए अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो गांधी जी के थोड़े विचार जो थे महिलाओं के बारे में वो कुछ इस तरह के थे कि उनको चूल्हा चौका संभालना चाहिए, उन्हें एक अच्छी माँ, उन्हें एक अच्छी पत्नी बनना चाहिए। परंतु इससे अलावा भी महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया। उन्होंने जुलूसों में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने रैलियाँ की, उन्होंने शराब की जो दुकानें थी उनकी पिकेटिंग की। उसके अलावा जितने भी विदेशी वस्तुएं थी उन सब का विरोध किया, उनकी होली जलाई, उनका बहिष्कार किया। ऐसे बहुत सारे काम महिलाओं ने किए और इसी वजह से बहुत सारी महिलाओं को जेल में डाल दिया गया। वहीं पर गांधी जी के अनुसार अगर हम बात करें, गांधी जी के अनुसार जो है घर चलाना, चूल्हा चौका या अच्छी माँ बनना, अच्छी पत्नी बनना, ये सब क्या था, ये सब का सब गांधी जी चाहते थे कि महिला को सिर्फ यही कार्य हैं। और इसी वजह से, इनकी इस सोच की वजह से, गांधी जी की सोच की वजह से काफ़ी लंबे समय तक जो कांग्रेस पार्टी थी या कांग्रेस जो संगठन था, उस संगठन में किसी भी महिला को किसी भी महत्वपूर्ण पद पर नहीं आसीन होने दिया गया। परंतु उसके बाद बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, जैसे सरोजनी नायडू जी थी, एनी बेसेंट थी और दूसरी बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किया और बाद में उन अच्छे महत्वपूर्ण पदों पर भी गई। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बहुत सारी समस्याएं थी। अब उन समस्याओं को यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको इरेज करके दोबारा से लिखता हूँ इसको, ठीक है। चलिए, तो साथियों अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, सविनय अवज्ञा की समस्याएं। अभी हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा में उस समय पर क्या क्या समस्याएं थी। जैसा कि हमने पढ़ा, हम जानते हैं कि दलितों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया कांग्रेस के द्वारा, जिसकी वजह से इस आंदोलन में बहुत सारी समस्याएं ये थी कि भाई दलित अपने आप को उस आंदोलन से जोड़कर नहीं देख रहा था। क्योंकि देखिए, इसका कारण ये भी था कि बहुत सारे जो हिंदू महासभा के लोग थे या जो उच्च जाति के लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि दलितों को इसमें शामिल किया जाए, तो इस वजह से भी वो लोग इससे थोड़ा सा दूरी रहे। दूसरी बात अगर ये देखी जाए, जो गांधी जी का जो दृष्टिकोण था, गांधी जी जो चाहते थे वो चाहते थे कि भाई जब तक स्वराज को अगर लेकर आना है ना, तो जब तक आप दलितों की स्थिति को नहीं सुधारेंगे, तब तक आप छुआछूत को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आप स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते। और इसलिए गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया। गांधी जी ने इनके लिए प्रदर्शन, सामूहिक भोज की भी व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत गांधी जी ने बहुत सारे लोगों के साथ सामूहिक भोज किया, दलितों के साथ सामूहिक भोज किया, जिससे कि इस जो वर्ग विभाजन है या जो ये जो दूरियां हैं इनको कम किया जा सके। चलिए आगे वैसे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जो दलितों के एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे। इन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन की शुरुआत की, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को संगठित किया और इस संगठन के तहत इन्होंने ये मांग रखी ब्रिटिशर्स से कि उनके लिए भी एक पृथक निर्वाचक मंडल बनना चाहिए, यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल की बात की जिसमें दलित को वोट दे सकें। इसके अंतर्गत इन्होंने ये भी मांग रखी कि दलितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएं, जिससे भारतीय राजनीति में उनका नेतृत्व अच्छे से हो सके। इसी बात को लेकर, सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर ही गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में कुछ विवाद रहा और इस विवाद के तहत ही जो गांधी जी थे पूना में अनशन पर बैठ गए कि डॉक्टर अंबेडकर से ये डिमांड की गई कि भाई आप है ना, ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो दलितों के लिए लिया गया है, इससे समाज बंट जाएगा और ये समाज ना बटे, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इस सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को अंबेडकर जी को छोड़ देना चाहिए। काफ़ी लंबे समय तक ये सब चीज़ें चलती रही। फाइनली अंबेडकर जी गांधी जी के पास गए और इस विवाद को सुलझाया क्या, एक सहयोग की बात की गई। गांधी जी ने उधर से आश्वासन दिया कि भाई जो आरक्षित सीटें रहेंगी SC ST के लिए या जो दलित वर्ग के जितने भी लोग हैं उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी भारतीय राजनीति में। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो इसके बदले में जो अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी ने ये भी बात मान ली कि अगर
ये सब चीज़ होती है तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ देते हैं। 1932 में इन दोनों के बीच में समझौता हुआ और इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ देना और गांधी और अंबेडकर के बीच में इस बात को लेकर समझौता होना ही क्या कहलाया, पूना पैक्ट कहलाया। ऐसी ही कुछ चीज़ें चल रही थी मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भी यही चाहते थे। 1927 में उन्होंने डिमांड की कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, उसमें केंद्रीय सभा में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। अब जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र कौन से थे, पंजाब और बंगाल, उन क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाए। इसके बदले में अगर वो सीटें आरक्षित होती हैं तो इसके बदले में वो भी पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग है उस मांग को छोड़ देंगे। लेकिन इसका बहुत बड़ा विरोध किया किसने, 1928 में हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने इसका बहुत विरोध किया कि वो नहीं चाहते थे कि समाज इस तरह की चीज़ों में बटे, या गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि समाज जो है हिंदू मुस्लिम या दूसरी अन्य चीज़ों में बटे। ठीक है, इस तरह से हम अगर बात करें तो सविनयावज्ञा के अंतर्गत इस तरह की समस्या हमें देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं अब सामूहिक अपनेपन के भाव की, तो यहाँ पर शुरुआत होती है कि हमारा जो पूरा का पूरा देश था जिसमें 500 आज़ादी के समय 565 से अधिक रियासतें थी, उससे पहले बड़े बड़े रजवाड़ों ने राज किया, बहुत सारे राजाओं ने राज किया। अब उसमें सामूहिक एक अपनेपन की भावना कैसे उत्पन्न हुई, जब हमने पहला 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो लड़ा, उसके बाद हम जब 47 में आज़ादी के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, अपनी विचारधाराओं से लड़ रहे हैं, उन ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो हैं हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो क्या था, वो एक राष्ट्रवाद की भावना का उदय होना। उस समय तक अगर हम बात करें 1940 1935 के बाद बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता ऐसे हुए जिन्होंने बहुत सारे ऐसे वो लिखे, अभिलेख लिखे, ऐसे साहित्य लिखे जिनके तहत जिनको पढ़कर भारतीय लोगों के अंदर ये जागृत हुई भावना कि हमें अपने राष्ट्र के लिए युद्ध लड़ना चाहिए, ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें सामने आई। भारत देश जो था, उस भारत देश को बहुत सारे साहित्यकारों ने, बहुत सारे जो हमारे देश के जो बहुत सारे बड़े विद्वान थे, उन विद्वानों ने उसको भारत माता के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। जैसे अगर हम बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की, उन्होंने 1870 के दशक में एक गीत लिखा जिसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम जो था राष्ट्र गीत के रूप में जो है हमारे यहाँ चलता है, आज भी ये सुना जाता है, 1 मिनट 5 सेकंड में इसको गाया जाता है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने आनंद मठ में भी इसको शामिल कर लिया। बहुत सारे जो राष्ट्रवादी थे उस समय पर भाट और चारण जो है गांव-गांव जाकर भारत की वीर गाथाओं को गाया करते थे। उन वीर गाथाओं को इकट्ठा करना शुरू किया बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने, और उनको संकलन शुरू किया और उनकी पुस्तकें बनवाकर प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनको लोगों तक वितरण करना शुरू किया, जिसको पढ़कर लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी। ऐसे ही बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लोक गाथा, लोकगीत, बाल गीत व मिथकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने से क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना बहुत दूर दूर तक फैलाई जा सकी। मद्रास में नटेशा शास्त्री थे जिन्होंने द फॉलोअर्स ऑफ द सर्दर्न इंडिया के नाम से तमिल कथाओं का विशाल संकलन तैयार किया। और ऐसे ही बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा बनाया गया, और तिरंगा कैसा था, सबसे पहले वो जो तिरंगा था हरा, पीला और लाल रंग का था। बाद में गांधी जी ने भी अपना एक तिरंगा तैयार किया, उसको इंट्रोड्यूस किया, और वो तिरंगा जो था सफ़ेद और हरा और लाल रंग का था। बीच में चरखे का निशान भी उसमें दिया गया, क्योंकि चरखा जो था स्वावलंबन का प्रतीक था, और गांधी जी चाहते थे कि इसी को राष्ट्रीय झंडा बनाया जाए। हालांकि बाद में कुछ चेंजेस उसमें हो गए, ठीक है, लेकिन गांधी जी के द्वारा जो ये सब चीज़ की गई, उनका जो योगदान था इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तो छोड़ चुके थे, बाद में गांधी जी ने जो बड़े बड़े आंदोलन किए, चाहे जैसे वो सविनयावज्ञा आंदोलन रहा हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा हो, तो इस तरह की जो चीज़ें थी चलती रही। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों के बारे में ऐसे कुछ शब्दों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हम छोटी छोटी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पिकेटिंग की। पिकेटिंग की, इसके तहत किसी फैक्ट्री में
दफ्तर में, दुकान में, या घर में जाने से किसी का रास्ता रोका जाता है। और ये हमने पढ़ा था कि महिलाओं ने शराब की दुकानों की पिकेटिंग की थी, यानी कि महिलाओं ने शराब की दुकानों को चारों तरफ से घेर लिया। पिकेटिंग का मतलब कि उसके अंदर ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता। ठीक है। दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं, एक चीज़ हमने पढ़ी और दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं, वो हमारे पास है बेगार। बेगार क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी कार्य को कराया जाता है, परंतु उसे वेतन या मजदूरी नहीं दी जाती। ठीक है। इसके तहत क्या होता है? बेगार कराने का काम क्या होता है? जैसे किसी से कोई काम करा लिया गया, ब्रिटिश नहीं तो एंशिएंट पीरियड से चलता आ रहा है। ये अगर हम प्राचीन काल से देखें तो प्राचीन काल से ऐसी चीज़ें चलती आ रही हैं कि काम करा लिया जाता है और उस काम की उनको मजदूरी नहीं दी जाती। इसको क्या कहते हैं? बेगार करना कहते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे पास गिरमिटिया। गिरमिटिया मजदूर। ये कौन थे बेटा? औपनिवेशिक शासन के दौरान कुछ भारतीय मजदूरों को गयाना, फिजी, मॉरिशस, वेस्ट इंडीज, आदि स्थानों पर ले जाया जाता था। एक अनुबंध के तहत भारतीय किसानों को ले जाया जाता था, जिसे क्या कहते थे? गिरमिट कहते थे। और बाद में इसी को क्या कहा गया? गिरमिट कहते थे। बाद में इसे गिरमिटिया कहा गया और उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। एक है हमारे पास पट्टेदार। पट्टेदार क्या होते थे बेटा? जो लोग